तो आज है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड जो इशू चल रहा है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो अभी हाल फिलहाल कनाडा और इंडिया बीच में रिलेशन खराब हो चुका है और कनाडा ने इंडिया पर इल्जाम लगाया है कि कनाडा में जो खालिस्तानी लीडर है उसका कत्ल असैसिनेशन हुआ उसमें इंडिया का हाथ बताया। तो इसका बाद से इंडिया और कनाडा का रिलेशन खराब हो चुका है। तो बताने का मतलब अब ये है कि आखिर ये खालिस्तानी मूवमेंट है क्या और ये खालिस्तान जो है इसका मकसद क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो खालिस्तान का कंसेप्ट है ये जान लेते हैं। देखिए खालिस्तान मूवमेंट जो है उन लोगों का एक मकसद है कि जो सिख है उन लोग को अपना एक जमीन चाहिए, एक होमलैंड सिख लोग के लिए, जो एक सॉवरेन स्टेट हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिख लोग का राजपाट हो और सिख लोगों का धर्म का हिसाब से, कानून का हिसाब से देश चले। तो ये जो खालिस्तान जिसे कहा गया, तो ये खालिस्तान जो है ये अरेबिक वर्ड खालसा से है जिसका मतलब होता है प्योर। तो मतलब लैंड ऑफ प्योर जमीन, जो सिख गुरु लोगों का जो प्योर जमीन है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो लैंड ऑफ द खालसा, और खालसा का मतलब मैंने क्या बोला, प्योर। तो ये जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है उसको मिला के ये खालिस्तान का कंसेप्ट बोला जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब नहीं, आज जो इंडियन स्टेट है उसका पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब को लेकर एक बड़ा सिख एम्पायर यानी कि खालसा लैंड का कंसेप्ट है। ये पूरा जो कंसेप्ट है इसी को खालसा कंसेप्ट और खालसा मूवमेंट बताया गया। ऐसा नहीं है कि देखिए 1966 से पहले आज का जो मॉडर्न डे पंजाब है वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये तीनों स्टेट मिला हुआ था। 1966 के बाद बाइफरकेट करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया। लेकिन उससे पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एक ही स्टेट हुआ करता था। तो हम लोग को अगर इतिहास जानना है तो हम लोग को जानना पड़ेगा आजादी से पहले। अभी मैं सिख एम्पायर के बारे में, रणजीत सिंह के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उतना इतिहास बताने के लिए अलग सा टॉपिक लगेगा। आज मैं सिर्फ आजादी के टाइम से कब से खालसा मूवमेंट का शुरुआत होता है ये बता। ऐसा तो सिख लोगों का मानना है कि जो रणजीत सिंह का टाइम जितना बड़ा एम्पायर तो उतना बड़ा एम्पायर हमें चाहिए जिसमें कश्मीर का भी कुछ हिस्सा आता है। तो वो तो अलग कंसेप्ट चले आएगा। अभी तो फिलहाल जितना जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए आज का जो मॉडर्न डे पंजाब है वहाँ पर जो सिख रहते ही रहते हैं, उनके अलावा भी पाकिस्तान का पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये पूरा स्टेट में सिख रूल हुआ करता था। देखिए ब्रिटिश लोग ने जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ 1948 में, उसके बाद पूरा तरीका से जितना भी जहाँ सिख एम्पायर को पूरा तरीका से खत्म कर दिया गया और ब्रिटिशर्स लोग ने जहाँ भी सिख एम्पायर का रूल था वो सबको कैप्चर कर लिया। ब्रिटिशर का आपका रूलिंग से पहले कौन रूल करता था, आपका जाकर सिख रूल करते थे। और सबसे पहले सिख में एक फेमस राजा जिसका नाम रणजीत सिंह, उसका रूल हुआ करता था। तो बोलने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स लोग ने जब सिख एम्पायर को खत्म करके कैप्चर कर लिया और पूरा तरीका से अपना अंदर रूल ले लिया, तो इसके बाद से अब सिख लोग का कोई भी अपना एक स्टेट नहीं रहा। अब पंजाब जो रहा, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब पहले एक था, तो ये क्या हो गया, ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोविंस बन गया। जिस तरीके से बंगाल एक प्रोविंस था, मद्रास एक प्रोविंस था, उसी तरीके से पंजाब एक प्रोविंस बन गया। लेकिन पंजाब में बहुत ऐसा स्टेट था जो एक ऑटोनोमस स्टेट था जहाँ पर राजा लोग को पूरा तरीके से ब्रिटिशर्स लोग ने हटाया नहीं था। जिस तरीके से किंग ऑफ पटियाला भी हुआ करता था जिसको ब्रिटिशर्स ने कभी भी हटाया नहीं। लेकिन जो भी हो ब्रिटिशर्स का ओवरऑल पूरा इंडिया पे सॉवरेनिटी था। तो पंजाब स्टेट भी अब सिख लोग का हाथ से चला गया था। 1940 में जब लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने पारित किया और बोला कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग देश होना चाहिए, तो पंजाब लीडर जिसमें जो तारा सिंह है, मास्टर तारा सिंह, जो लीड कर रहे थे अकाली दल को, अकाली दल ग्रुप था सिख लोग का, उन लोग भी बोले नहीं हम लोग के लिए भी कुछ अलग प्रोविजन चाहिए। और यहीं से खालिस्तान स्टेट का कंसेप्ट, खालिस्तान स्टेट का जो राइज है, यहीं से हम लोग को देखने मिलता है कि हमें भी एक खालिस्तान स्टेट चाहिए। देखिए फिर आता है देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद क्या होता है, ब्रिटिश इंडिया का दो पार्ट हो जाता है, एक इंडिया और एक क्या बन जाता है, पाकिस्तान। और देखा जाए तो बंगाल और पंजाब जो उसी का डिवीजन होता है। तो जो पंजाब का जो बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चले जाता है और कुछ हिस्सा इंडिया में रह जाता है। तो असल में देखा जाए सिख लोग बोलते हैं कि असल में नुकसान हमारा हुआ, हमें अपना कंट्री भी नहीं मिला और हमारा ही जो लैंड है उसी का विभाजन हो गया। तो सिख लोग हमेशा से एक डिमांड तो रखते थे कि खालिस्तान चाहिए, लेकिन आजादी के बाद उन लोग को ना उनको खालिस्तान मिला, उल्टा उन लोग का जो कंट्री है, जो लैंड है उसका विभाजन हो गया। तो एक सेपरेट सिख स्टेट देश आजाद हो गया। अब तो खालिस्तान का तो कंसेप्ट समझ लिए धुंधला होने लग गया। अब जो आपको देश के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। तो एक पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें बोला गया सिख लोग के लिए एक अलग स्टेट चाहिए, ऑटोनोमस स्टेट, जहाँ पर सिख लोग को अपना हिसाब से रूल करने का दिया जाए। जिस तरीके से जब देश आजाद हुआ था तो कश्मीर को भी कुछ दिन तक 2019 से पहले तक कश्मीर का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और वहाँ पर भी बहुत ऐसा कानून लागू नहीं होता था। जिस तरीके से आज नागालैंड में भी, नॉर्थ ईस्ट का बहुत ऐसा स्टेट
स्टेट है जहाँ पर आर्टिकल 371A लगा हुआ है और भी बहुत सारा आर्टिकल लगा हुआ है 5th और 6th शेड्यूल के तहत। बहुत ऐसा कानून जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर लगता नहीं है, इंडिया का मेन लैंड है कानून वहां पर नहीं लगता है, तो उस तरीके से कश्मीर भी नहीं लगता था। तो पंजाब ने भी ऐसे ही कुछ डिमांड किया कि हमारा स्टेट को भी ऑटोनॉमी दिया जाए, हमारा भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो और हमें भी स्लिप जो आपका जाकर करेंसी है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो कम्युनिकेशन है, इस पे होना चाहिए रूल आपका जाकर इंडियन गवर्नमेंट का। बाकी सब हम लोग अपना हिसाब से चलाएंगे देश को अपना पंजाब। तो इसका डिमांड उठना शुरू हो गया। तो उस दौर में अकाली दल ये ग्रुप को लीड कर रहे थे जो एक सिख डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी था और उन लोग मानते थे कि एक सिख सूबा और एक सिख प्रोविंस उन लोग को बने। लेकिन ये जो अकाली दल का जो डिमांड था कि धर्म का बेस पे एक स्टेट बनाया जाए, इसे नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि डर था कि एक देश बन चुका है धर्म के नाम पे, तो एक और स्टेट अगर बनता है तो हो सकता है कि इंडिया में अलग अलग जाति के लोग सब कोई डिमांड करना शुरू कर दे कि धर्म और लैंग्वेज के बेस पे हमारा जो स्टेट है उसे बांट दिया जाए। बहुत कोई ये जो धर्म का नाम पे आप जाकर स्टेट बंटवा सकते थे कि अगर बंटवारा हो, क्योंकि आजादी का बाद सबसे बड़ा यही चिंता था कि जो स्टेट है उसको किस हिसाब से बाइफरकेट किया जाए। अगर सिख लोगों को अगर धर्म के हिसाब से अगर बाइफरकेट कर दिया जाए तो सब कोई धर्म के हिसाब से क्या करेंगे, स्टेट को डिमांड करेंगे कि हमारा स्टेट को भी धर्म के हिसाब से बाइफरकेट कर दिया जाए। तो लैंग्वेज के आधार पर भी बात हुआ, लेकिन बहुत दिन तक लैंग्वेज को माना नहीं गया कि लैंग्वेज के आधार पर किया जाएगा। लेकिन 1956 में आखिर मान ही लिया गया कि जितना भी स्टेट है वो सबको लैंग्वेज के आधार पर बांट दिया जाएगा। तो आपका जाकर अकाली दल का डिमांड था, इसे इंडियन गवर्नमेंट ने नकार दिया। लेकिन उसके बाद से बहुत सारा वायलेंट प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। तो आखिरकार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड को आपका जाकर अकाली दल उसका मान लिया और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1966 में, जहां पर पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक पंजाबी बोलने वाला पंजाब स्टेट, यहाँ पर सिख लोग ज्यादा है। फिर हिंदी बोलने वाले जो हिंदी मेजोरिटी स्टेट जो लैंड था उसे हरियाणा बना दिया गया और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये चंडीगढ़ है, ये पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन कैपिटल है, आज तक कॉमन कैपिटल है। फिर जो कुछ हिली एरियाज था उसे हिमाचल प्रदेश घोषित कर दिया गया। लेकिन ये बाइफरकेशन करने के बाद भी सिख लोगों का अंदर जो अकाली दल थे उन लोगों का डिमांड हमेशा रहा कि नहीं, चंडीगढ़ को एक कॉमन कैपिटल नहीं देना चाहिए, चंडीगढ़ को सिर्फ और सिर्फ पंजाब को ही दे देना चाहिए। फिर रावी और ब्यास का जो त्रिपटाइट एग्रीमेंट कर दिया गया, ये जो रावी और ब्यास का नदी है ये 3 स्टेट में जाएगा, इससे भी अकाली दल नाखुश थे। तो 1972 में इलेक्शन होता है जहां पर अकाली दल का जो पावर है, जो ग्रोथ है, वो अस्तित्व जो है आपका जाकर खतरा में पड़ जाता है और कांग्रेस जीत जाता है और अकाली दल का जो वो हार जाता है ये इलेक्शन। तो अकाली दल ये चाहता है कि फिर से हमारा पॉलिटिकल पावर पंजाब में मजबूत हो, उसके लिए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास करते हैं 1973 में। और इस रेजोल्यूशन में जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है, इसमें अकाली दल लोगों ने रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों डिमांड रखा। क्या डिमांड है इसे हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला डिमांड कि एक ऑटोनोमस स्टेट रिलीजन क्रिएट करिए सिख लोगों के लिए। दूसरा, सिख को एक एज अ सेपरेट रिलीजन मानिए हिंदू धर्म से। मतलब आज भी बहुत कोई हिंदू धर्म का पार्टी मानता है सिख धर्म को, जिस तरीके से जैन बुद्धिज्म को भी मानता है कि हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। अकाली दल ये बोल रहे हैं कि हमें हिंदू धर्म से अलग धर्म मानिए, हमें जिस तरीके क्रिश्चियनिटी इस्लाम है हिंदू धर्म से अलग है, उसी तरीके से हमें भी एक अलग सेपरेट रिलीजियस कम्युनिटी मानिए। तीसरा, इन लोगों का डिमांड ये था कि जो चंडीगढ़ का जो पावर है वो पूरा तरह ट्रांसफर कर दिया पंजाब में, जो चंडीगढ़ एरिया है उसी और सिर्फ पंजाब को दे दिया जाना चाहिए। फिर पूरा तरीका से रेडिकल डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ये सब रेजोल्यूशन रखा गया। फिर अप्रैल 30, 1928 में क्लैश होता है संत निरंकारी मिशन के जो संत है उन लोगों के बीच में और सिख दमदानी टकसाल और अकाल कीर्तन जथाना जो अमृतसर में, इन लोगों के बीच में झमेला होता है। 16 लोग ये जंग में, ये जो समझ लड़ाई होता है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें मारे जाते हैं। फिर एक और लीडर उभर के आता है जिसका नाम है जगदीश सिंह चौहान। ये भी उस टाइम के लीडर रहते, लेकिन इनको भी इंडिया में कोई सक्सेस मिलता नहीं है, तो वो चले जाते हैं आपका जाकर लंदन। वहां जाकर वो क्या करते हैं, जो आनंदपुर साहिब का जो आपका जाकर रेजोल्यूशन पास किया था वो डिक्लेयर कर देते हैं कि खालिस्तान, रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का डिक्लेयर कर देते कि रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान नाम का देश है। अपना करेंसी इशू कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स इशू कर देते हैं, पासपोर्ट इशू कर देते हैं लंदन में जाकर। तो यहाँ से समझ लीजिए खालिस्तान स्टेट का समझ लीजिए सपना देखना शुरू हो चुका है। फिर आपका जो अकाली दल है, गवर्नमेंट से इन लोगों का बातचीत होते रहता है। तो गवर्नमेंट से बातचीत होते रहता है तो माना जाता है। तो उस टाइम में एक लीडर 1980 में एक लीडर उभर के आता है जिसका नाम होता है जर्नैल सिंह भिंडरवाला, एक रिलीजियस स्कॉलर होता है। ठीक है, अब ये जो रिलीजियस स्कॉलर होता है माना जाता है ये सिख लोगों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेक्चर देता था, आपको जाकर एक्सट्रीम बातें बताया करता था और लोग ज्यादा से प्रभावित होते थे और वायलेंट, इसका बात सुन के वायलेंस पे उतारू हो जाते थे। तो अब यहाँ पर देखा गया अकाली दल और भिंडरवाला के बीच में अब 2 फैक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। एक फैक्शन जिस तरीके से कांग्रेस में 2 फैक्शन हो चुका था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, तो अकाली दल को देखा गया कि एक मॉडरेट
ग्रुप है, और जनरल वाला जो भिंडर वाला है उसका ग्रुप को देखा गया एक्सट्रीमिस्ट टाइप का। और बहुत कोई लोग ये भी मानते हैं कि जो जनरल सिंह भिंडर वाले इसको खड़ा करने के पीछे कांग्रेस का हाथ है। इंदिरा गांधी और उनका बेटा संजय गांधी ने इसको खड़ा किया ताकि जो अकाली दल का जो पावर है जो पंजाब में बढ़ रहा था उसे चेक एंड बैलेंस लगाया जाए। लेकिन हुआ उल्टा, जिसे इन लोगों ने सपोर्ट किया भिंडर वाले, वही क्या हो गया, गवर्नमेंट का खिलाफ हो गया। और अकाली दल एक मॉडरेट फैक्शन की तरफ देखा गया, सिख लोग का पॉलिटिक्स और प्राइड के बारे में बात करता है, और भिंडर वाला एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट की नजर से देखा गया। लेकिन 1982 में अकाली दल और भिंडर वाले के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करके बोला गया कि हम लोग को हाथ मिला लेना चाहिए, और हमारा मकसद एक खालिस्तान लैंड का है, तो हम लोग का मकसद जब है कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो फिर उन लोग एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है धर्म युद्ध मोर्चा। फिर 1982 में अकाली दल जो है वो अनाउंस करते हैं कि उस वक्त 9th एनुअल एशियन गेम्स दिल्ली में होने वाला था, तो वो लोग बोलते हैं कि इंडिया में जो नेशनल गेम होगा उसको हम लोग बॉयकॉट करेंगे। तो कुछ हद तक इसमें सक्सेस मिलता है, लेकिन उस हिसाब का सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि उस लोग जो अकाली दल मोर्चा का जो लोग थे उन लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग इंडियन गवर्नमेंट का अगेंस्ट है। और यहीं से आपका जाकर भिंडर वाले को बहुत ज्यादा पावर मिलता है, और एक्सट्रीमिस्ट वॉइस सिख लोगों का एक्सट्रीमिस्ट वॉइस के रूप में देखा जाता है। और जो मॉडरेट लोग का जो वॉइस था उसे बोला गया कि यार मॉडरेट यानी कि जो अकाली दल इस लोग से काम नहीं होगा, अब हम लोग को अपना सिख राइट और सिख लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ वायलेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहीं से 1980s में पंजाब में समझ लीजिए एक तरह का टेरर का दौर, रेन ऑफ टेरर जिसको बोला जाता है, वो शुरू हो जाता है। हर जगह कत्लो गारत स्टार्ट हो जाता है, रास्ता में लोगों को मारा जाता है, पुलिस वालों को मारा जाता है। फिर काउंटर अटैक में पुलिस वाले भी लोगों को मार देते हैं, अगर खालिस्तानी नहीं मिल रहे तो वो क्या करे, नॉर्मल लोगों को इनकाउंटर कर दे रहे। तो बहुत दोनों तरफ से आपका जाकर असॉल्ट होने लगा। तो इसी बीच में हिंदू और निरंकाली लोग का ऊपर भी बहुत ज्यादा अटैक होने लगा। अक्टूबर 1983 में एक बस पैसेंजर बस जा रहा था जिसमें कुछ हिंदू लोग सवार थे, वो बस को रोका जाता है, 6 हिंदू को आपका जाकर वो बस से निकाला जाता है और कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया जाता है। और इस मर्डर के बाद इमरजेंसी लगा दिया जाता है पंजाब में, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो चुका था। लेकिन अकाली दल लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, डिमांड है वो सामने रखते रहते हैं। देखिए 1983 में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, वो क्या करते हैं, आप अगर वहां पर जाता है कुछ भी अपना धार्मिक काम करने, तो उसे भी गोली मार दिया जाता है गोल्डन टेम्पल में, और सीढ़ी में लाश पड़ा हुआ रहता है, कोई भी उठाता नहीं आता, कि पुलिस भी उठाता नहीं है। उस वहाँ के पुलिस लोग भी माना जाता है कि भिंडर वाले का सपोर्ट में थे, इसलिए कोई भी पुलिस वाले का डेड बॉडी को उठाया नहीं। इसके बाद जो आपको जाकर 1983 में भिंडर वाला उसको जो फॉलोअर है उन लोग क्या करते हैं, हरमिंदर साहिब जो कॉम्प्लेक्स है जिसे आका दा गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, जो अकाल तख्त, उसे कैप्चर कर लेता है। ये समझ लीजिए ये सिख लोग का सबसे होली श्राइन है, और समझ लीजिए ये होली श्राइन को पूरा तरीका से एक किला बना लेता है, और पूरा तरीका से अब गवर्नमेंट को यहाँ से क्या करना पड़ता है, किसी भी करके ये गोल्डन टेम्पल को खाली करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का लॉन्च होता है, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में इंदिरा गांधी लॉन्च करती है आपको जाकर, और इसे इंडियन आर्मी लॉन्च करते हैं। तो आर्मी को लगा नहीं था कि भिंडर वाले लोगों के पास समझ लीजिए उतना हथियार होगा लेटेस्ट, तो आर्मी पूरा कंपाउंड को घेर लेती है और अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन आर्मी को जैसे जैसे दिन जाता है वैसे वैसे पता चलता है कि इन लोगों के पास तो वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजी है, बोला जाता है इन लोगों के पास चाइनीज हथियार। इंडियन गवर्नमेंट आर्मी उन लोग इंडियन आर्मी को लगा नहीं था कि इन लोगों के पास इतना वेल इक्विप्ड हथियार होगा, क्योंकि हथियार चलाते चलाते क्या होता है, जो मशीन गन होता है वो पिघल जाता है, उसका नाला, उसे रेस्ट लेनी पड़ता है। लेकिन इन लोगों के पास कितना हथियार था और कितना गोली था कि इन लोग गोली पे गोली ताबड़तोड़ गोली चला रहे थे छुप छुप के, क्योंकि इन लोग हर एक जगह इन लोग पूरा बना लिए थे, अटैक करने का पूरा पोजीशन बना लिए थे। इंडियन आर्मी का भी बहुत नुकसान होने लगा। तो आखिरकार 5 जून को क्या किया कि टैंक और जो गोला बारूद बहुत ज्यादा आर्टिलरी और टैंक से अटैक करना शुरू कर दिया गया किसमें, गोल्डन टेम्पल के ऊपर। लेकिन एंटी टैंक मिसाइल भी आपको अगर और मशीन गन भी था, इससे इंडियन आर्मी को बहुत नुकसान हुआ। फिर हवाई हमला भी कहीं पर देखने को मिलता है। फिर आखिरकार 10 जून का दोपहर को 1984 को क्या होता है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होता है। गवर्नमेंट के हिसाब से 493 मिलिटेंट मारे जाते हैं, उसमें कुछ आपका जाकर क्या रहते हैं, सिविलियन लोग भी होते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारा और भी ऑपरेशन लॉन्च किए गए, ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, पूरा तरीका से खालिस्तानी जो कंसेप्ट है उसे खत्म किया गया। और ये जो स्लिप और स्लिप जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसमें 83 इंडियन आर्मी पर्सनल लोग का भी जान गया था। लेकिन जो एस्टिमेटेड फिगर है, बोला जाता है कैजुअलिटीज स्लिप और स्लिप 493 ने, इससे ज्यादा कम से कम बहुत सारा रिपोर्ट ये क्लेम करते कि 3000 से ज्यादा लोग इस जो फाइट हुआ था मिलिटेंट और इंडियन आर्मी के बीच में, वहां पर लोगों का जान 3000 से भी ज्यादा लोगों का जान गया है। तो जब ये लड़ाई चल रहा था उससे पहले मार्क टली जो BBC न्यूज के एक रिपोर्टर है
वो भिंडरवाला से मिलने गए। उस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार जब शुरू हो चुका था तो वहां पर जब जाते हैं तो भिंडरवाला को देख के हंसता बोलता भी है कि आपका दाढ़ी नहीं है, आप लड़का है। लेकिन थोड़ी बातचीत होता है तो फिर उस दौर में बोला जाता है, मार्क टली ये बोलते हैं भिंडरवाले का शकल से पता चल रहा था कि उनका शकल में खौफ है और गुस्सा भी है, उनका आंख से पता चल रहा था। और वो अपना किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल इसमें लिखते हैं और भिंडरवाले का जो आखिरी मूवमेंट है उनका क्या रवैया था और क्या समझे रिस्पॉन्स था उसको लिखते हुए ही बताते हैं। फायरिंग बताती है कि सरकार स्वर्ण मंदिर का अपमान करने पर तुली हुई है और सिखों और उनके रहने के तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब ये भिंडरवाले बोल रहे, अगर सरकार ने मंदिर में घुसने की कोशिश की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन उस दिन भिंडरवाले सहज नहीं दिख रहे थे, जाहिर है वो तनाव में थे। आमतौर से वो अपने आप को फिल्म किया जाना पसंद करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उखड़ कर कहा था, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। अब भिंडरवाला है, पहले तो उनको लगता नहीं था कि इंडियन आर्मी अटैक करेगी, लेकिन अब उन लोगों को चल गया था कि इंडियन आर्मी पूरा तरीका से मूड में है, अब हम लोग को पूरा तरीका से एलिमिनेट करेगी छोड़ेगी। इससे उनको पता चल गया था कि अब मेरा दिन बहुत नजदीक है, अब मुझे मार ही दिया जाएगा। तो इसके बाद आपका जाकर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होता है, मिलिट्री लोग वहां से खाली करा दिया जाता है और अकाल तख्त में बहुत ज्यादा बमबारी का कारण नुकसान होता है। पिक्चर में आप देख ही सकते हैं। तो इसके बाद पूरा दुनिया में जहां जहां भी सिख थे उन लोग का जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो हट हो जाता है। किसी का भी रिलीजियस सेंटिमेंट हट होगा, आप उसका जो सबसे प्योर धार्मिक स्थल है वहां पर अटैक करिएगा। इसका नतीजा क्या निकला, का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत ज्यादा निकला कि 31 अक्टूबर 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड के द्वारा। 1984 में ऐसा नहीं है कि अकाल तख्त तो खाली करा देने के बाद खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया। आज तक देखिए कुछ ना कुछ लोग शुरू कर ही दिए, अभी भी एक कंसेप्ट पूरा तरीके से खत्म नहीं हुआ। लेकिन 1984 के बाद और भी मिलिटेंसी बढ़ गया। समझ लीजिए पंजाब में पूरा तरीके से रेन ऑफ टेरर का दौर चल रहा था उस वक्त दौर में, और उस दौर में बहुत सारा मूवी भी बनाया गया और जो दर्शाया गया किस तरीके से पंजाब का हालात था। आप लोग को दोनों साइड देखना पड़ेगा, एक तरफ देखने से आप लोग को कंसेप्ट सही क्लियर नहीं होगा। 1984 में 31 अक्टूबर में इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया उसके 2 सिख बॉडीगार्ड द्वारा। अब ये अटैक करना था पूरा इंडिया में, क्या होता है एंटी सिख राइट शुरू हो जाता है और 8,000 सिख लोगों को मैसेकर कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ पूरा इंडिया में। फिर 10 अगस्त 1986 में फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल A.S. वैदिया जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था उनका भी असैसिनेट कर दिया जाता है यही खालिस्तानी कमांडो फोर्स के द्वारा। फिर 31 अगस्त 1995 में एक सुसाइड बॉम्बर अटैक करता है चीफ मिनिस्टर उस वक्त के पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह के ऊपर, और बेअंत सिंह को क्या किया जाता है असैसिनेट कर दिया जाता है। फिर राजीव गांधी और लोंगोवाल का बीच में एक अकॉर्ड साइन होता है 1985 में, जहां पर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन लाया जाता है पंजाब में स्टेबिलिटी लाने के लिए। लेकिन जब लोंगोवाल जब ये दिल्ली से वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते ही में इनका भी असैसिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यहाँ पर जो जितना भी सिख लोग हर कोई नहीं, लेकिन सिख लोग में भी 2 फैक्शन है। जो एक फैक्शन है जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है, उन लोग को इतना सब जो खालिस्तानी और जो सिख लोगों पर जो जुल्म हुआ या सिख लोगों पर अटैक हुआ इनके लिए उन लोग आवाज उठाते रहते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारा जो सिख डायस्पोरा है वो उन लोगों को मदद करते रहता है। पूरा खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, यही जो आपका जाकर जो सिख डायस्पोरा है। फिर आपका जाकर बहुत सारा कैंपेन चलाया जाता है, ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है। फिर अभी अचानक से हमें फिर से देखने को मिल रहा है जो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है इसे फिर से तूल मिल रहा है, और इसका रीजन बताया जा रहा है कि बहुत सारा खालिस्तानी लीडर लोग का असैसिनेशन होना शुरू हो गया और खालिस्तानी लोग जो है वो बोले कि इंडियन गवर्नमेंट ये असैसिनेशन का पीछे है, और इसे बल तब मिल गया जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया और अपना पार्लियामेंट में बोल दिया कि इंडिया इसका पीछे है। तो ये सब चीज चल रहा है। तो आज हम लोग ने बेसिक शॉर्ट में खालिस्तानी मूवमेंट किया, उसके बारे में जाना कैसा दौर चल रहा था 1920 से लेकर 1990s के बीच में पंजाब में कितना उथल पुथल का माहौल था, वहां पर ये सब चीज देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।